बैक टू ASR NCERT डिकोडर। तो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या है ना, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और किस तरह से वो उनको डिवाइड किया गया है, उनका क्या नाम है, क्यों डिवाइड किया है, क्यों कार्डियक नॉच है, क्यों लेफ्ट साइड में ही है, क्यों वहाँ पे 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, क्यों 2 भाग में डिवाइडेड आपके हैं, क्यों रिंग्स प्रेजेंट है, क्यों हाफ रिंग्स प्रेजेंट है, सब पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है भाई, किस तरह से स्टार्ट होता है आपका सांस लेना और किस तरह से आप सांस छोड़ते हो। बहुत बड़ा रोल है इसमें किसका, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपके डायाफ्राम का। ये डायाफ्राम क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, मस्कुलर ऑर्गन है और ये एक काम करता है, वो क्या है, यहाँ से आप पीछे से ये वाला जो आपका फ्रूट पाइप है वो पीछे, लेट मी यूज द रेड वन, यहाँ से पीछे की तरफ से आते हैं आपके फ्रूट पाइप और यहाँ पे ये आया आपका फ्रूट पाइप, दिस इज योर वेट, let me draw it properly, this is your stomach and here your liver is present, है ना। और इस तरह से ये सारा का सारा इस तरह से आपका यहाँ पे डायाफ्राम है, सॉरी पैंक्रियाज एंड एवरीथिंग विल प्रेजेंट। तो ये बोला जाता है कि आपका जो डायाफ्राम है वो आपके रेस्पिरेटरी चैम्बर और डाइजेस्टिव चैम्बर या थोरैकिक जो वो आपका रेस्पिरेटरी पोर्शन जो है और आपका जो ये डाइजेस्टिव पोर्शन है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, अलग अलग करता है। आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऊपर है, ठीक है, और आपका जो एब्डोमेन है वो नीचे है, तो दोनों चैम्बर्स को, दोनों जो कैप्स हैं उनको अलग अलग करता है। ठीक है, अब ये डायाफ्राम जो है इसके बारे में जरा कुछ पढ़ लें। डायाफ्राम का ओरिजिनल शेप क्या है, ये है डोम शेप। डोम शेप कहने का मतलब ऐसा शेप का है, यू शेप का है, लिटिल बिट, है ना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट। लेकिन जब ये रिलैक्स करेगा तब ये कैसा हो जाएगा, तो अब देखो हम लोग पढ़ते क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज करता है तो ऐसा हो जाएगा, रिलैक्स करेगा तो ऐसा। लेकिन डायफ्राम के साथ क्या है, वो ओरिजिनली इस फॉर्म में है, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना हुआ तो वो फ्लैट हो गया, फिर से वो डोम शेप का हो गया। तो ये ओरिजिनल शेप है डोम शेप, लेकिन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे डायफ्राम की। और किस चीज से बना है, मसल से बना है, मस्कुलर ऑर्गन है। चलिए, तो है क्या, आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर की लाइनिंग नजर आ रही है, ये क्या है, आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके लंग्स को कवर करके रखिए, पतली सी चादर। तो क्यों लंग्स को कवर करना जरूरी है, आपका लंग्स सिकुड़ रहा है, आपका लंग्स फैल रहा है, तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, उससे आपका लंग्स डैमेज ना हो जाए, इसलिए वहां पे एक मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करके रखा हुआ है। एंड अनदर थिंग इज, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रिक्शन को कंपनसेट करेंगे, फ्रिक्शन को कम करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, आई डोंट नो, माय मार्कर इज नॉट वर्किंग। प्लूरल फ्लूइड लिख लो, प्लूरल फ्लूइड। तो मेम्ब्रेन इज हियर एंड मेम्ब्रेन के अंदर में जो पानी भरा है वो प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर में पानी भरा, मेम्ब्रेन के अंदर में पानी भरा है, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, कंपनसेट करता है फ्रिक्शनल प्रेशर को। ठीक है, और यहाँ पे होना जरूरी है भाई, अदरवाइज हमारा जो लंग्स है वो तो खराब ही हो जाएगा। खराब क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, अब ये आपको आगे जाके पढ़ना है कि आपके यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो मैसेज रिसीव करके आपके ब्रेन को बताते हैं, भाई सांस छोड़ दे, एल्वियोलाई फुल करके एकदम लिमिट क्रॉस होने वाला है, एल्वियोलाई फट जाएगा तुम्हारा। हम सांस लेते तो क्या तुम्हारा एल्वियोलाई फुल जाता है, तो मैसेज आता है दिमाग को, भाई जल्दी से सांस छोड़, अदरवाइज हमारा एल्वियोलाई फट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे लंग्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, एकदम से एयर टाइट चैम्बर जैसा आपका स्ट्रक्चर फॉर्म है। एयर टाइट चैम्बर आप किसको बोलते हैं, हवा भी पार ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं। तो अब ये एयर टाइट चैम्बर कैसे बना है वो देखिए। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रिब्स, है ना। रिब्स का ये आर्टिकुलेटिंग पार्ट है बैक साइड से और ये आर्टिकुलेटिंग पार्ट है फ्रंट साइड से। हियर ऑल्सो ये बैक से और ये क्या हो गया, फ्रंट से। तो इस तरह से हमारे जो रिब्स हैं, समझ गया हो ऐसा,
यहाँ से आपके बैकबोन है, जो पीछे से बैकबोन आ रही है उससे रिब्स आपका जुड़ा हुआ है, एंड दिस वन इज योर स्टर्नम, और फिर अंदर में क्या प्रेजेंट है आपका लंग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब क्या है, ये जो रिब्स हैं, एक रिब्स दूसरे रिब्स से ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा रिब है, दूसरे रिब से ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। इनको क्या बोलते हैं, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, आई फिल इट लेटर ऑन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल दो तरह के होंगे, इनर इंटरकोस्टल मसल, आउटर इंटरकोस्टल मसल। तो वो वाले मसल जो आपके रिब्स को बाहर से जोड़ेंगे, आउटर इंटरकोस्टल मसल, जो अंदर से जोड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, इनर इंटरकोस्टल मसल। चलिए देख लीजिए, सपोज दैट दीज टू आर रिब्स, ओके, एंड रिब्स जो हैं ये दोनों साथ में आगे जाएं, साथ में पीछे आए, इसलिए इन दोनों को जोड़ देना जरूरी है, ताकि ये जाए तो ये भी जाए। बाहर से जो मसल इन दोनों को ऐसे जोड़ के रखेगा, ठीक है, ऐसा बाहर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर इंटरकोस्टल मसल। जो मसल उनको पीछे से जोड़ के रखेगा उसको क्या बोलेंगे, इनर इंटरकोस्टल मसल। अब बाहर वाला मसल सिकुड़ रहा है, मतलब रिब्स को आगे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब अंदर वाला इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ रहा है, मतलब रिब्स को पीछे की तरफ खींच रहा है। आगे बात समझ में? तो ये आपके जो रिब्स हैं वो आगे जाएंगे जब आउटर इंटरकोस्टल मसल उनको बाहर की तरफ खींचेगा, अंदर आएंगे जब इनर इंटरकोस्टल मसल उनको अंदर की तरफ खींचेगा। तो आपके लंग्स के साथ आपका प्लूरल मेम्ब्रेन किससे जुड़ गया है, रिब्स से। अब रिब्स आगे जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपका लंग्स भी आगे की तरफ खिंचाएगा। तो आपका छोटा सा लंग्स, ठीक है, ऐसा छोटा सा लंग्स था, और बाहर से उसको बाहर रिब्स खींच रही है तो लंग्स आगे जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है कि लंग्स के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ऑर्गन ही आगे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो एक बैग की तरह, उसका फ्रंट फेस है तो बैक फेस भी है। फ्रंट फेस बस आगे की तरफ जा रहा है, बैक फेस वही है, जगह बढ़ गया। आई बात समझ में? ऐसे देखो, वो क्या रहा है कि आपका ये रिब्स के आगे, तो आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सपोज दैट, ठीक है, एग्जाम्पल लाइक अ बलून, यू हैविंग अ बलून, है ना, एक छोटा सा बलून है। बलून का बैक पोर्शन जो है वो अपने साथ रखो, और आगे का जो फेस है उसको आगे की तरफ खींचो, अंदर जगह बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अगर वो मान लो बलून का बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ लकड़ियाँ पेस्ट कर दो, अब आप लकड़ी खींचोगे तो बलून का आउटर एरिया जो है वो भी बाहर की तरफ जाएगा और अंदर में जगह बनता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपका लंग्स रिब्स के साथ आगे जाता है और लंग्स के अंदर जगह बनता है, ठीक है। जस्ट वैसे ही आपका जो लंग्स है वो जुड़ा हुआ किसके साथ है, डायाफ्राम के साथ। मतलब एक बलून नीचे से जुड़ी हुई है डायाफ्राम के साथ। जैसे ही डायाफ्राम फ्लैट होगी आपकी बलून भी नीचे की तरफ रहेगी, है ना। तो आप ऐसे इमेजिन करो, आपका लंग्स आगे से जुड़ा है रिब्स से, रिब्स जाएगा आगे, लंग्स का आगे वाला पोर्शन गया तो जगह बढ़ गया। डायाफ्राम गया नीचे तो लंग्स का पोर्शन और नीचे गया, जगह और बढ़ गया। तो इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि हमारा रिब्स ऊपर आया, रिब्स के साथ लंग्स ऊपर आया और लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा जगह बन गया और उसमें हवा भर चुका है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रिब्स होता है वो बैक जाता है। जब रिब्स बैक जा रहा है, लंग्स बैक जा रहा है, सारा हवा बाहर। अब देखो कैसे हम मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा, हमारा डायाफ्राम, है ना। तो डायाफ्राम अर्लियर इट वाज अ डोम शेप। आई एम नॉट एबल टू शो यू फ्रॉम हियर, सो आई एम शोइंग इट फ्रॉम हियर ओनली, ओके। सो डोम शेप का है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो लंग्स है उसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपका लंग्स भी साथ साथ में नीचे गया। तो पहले तो उतना छोटा सा था, अब क्या हो गया, वो नीचे की तरफ से बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपके लंग्स को बाहर से खींच रहा है रिब्स, तो लंग्स और आगे भी जा रहा है। तो अब आपका बलून बाहर से भी बढ़ गया, मतलब लंग्स, और नीचे से भी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया। आ गई बात समझ में? कैसे हो रहा है, आपका लंग्स, डायाफ्राम ऐसा था, डायाफ्राम फ्लैट हो गया तो आपका जो लंग्स है ये स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ गया। आपके रिब्स आगे की तरफ खींचे तो आपका लंग्स भी आगे की तरफ खींच गया, अंदर बहुत सारा जगह हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब हम कंपेयर करें इतने बड़े लंग्स को अपने इन्वायरमेंट में, यहीं पे हवा में काम दिखते हैं, इतना बड़ा एरिया हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जितना हमारा लंग्स होगा। तो हमारे लंग्स में बहुत कम ऑक्सीजन है और इतना छोटा सा एरिया जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि 21% ऑक्सीजन तो है।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आगे बात समझ में, तो दैट इज अ थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो लेटर ऑन आई विल डू दैट आल्सो, गिव मी अ रिमाइंडर प्लीज। तो क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो कैसे मूव किया, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपने बड़ी आराम से अंदर लंग्स के अंदर क्या भर लिया, ऑक्सीजन भर लिया। अब देखो CO2 में क्या हो रहा है, ब्लड तो भागती भागती आई, आपको CO2 लंग्स के पास लेकर के आई है और ब्लड ने दिया CO2 लो एल्वेलाई को, लो भाई तुम CO2 रखो, ऑक्सीजन हमको दे दो। अब एल्वेलाई के पास भर भर के CO2 को रखा है, ठीक है। हमारा जो डायाफ्राम फ्लैट हो रखा था वो डायाफ्राम अब डोम हो रहा है, तो हमारा जो लंग्स जो नीचे की तरफ से बड़ा हो गया था, नीचे से धक्का खा रहा है ऊपर की तरफ। जो लंग्स का पोर्शन आगे गया हुआ था वो धक्का खा रहा है पीछे की तरफ। तो अब नीचे से भी धक्का खा रहे हैं, बाहर से भी धक्का खा रहे हैं, तो अब उनका एरिया कम हो रहा है और कम एरिया में बहुत ज़्यादा गैस हो गए। कौन से, CO2 वाले। तो एक छोटा सा एरिया जिसमें भर भर के CO2 और वैसा ही एरिया लंग्स जितना ही एरिया हम बाहर कंसीडर करें तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम मात्रा में है ना। तो कैसे मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आगे बात समझ में, फिर से देखिए व्हाट द मैकेनिज्म इज, डायाफ्राम बिकेम फ्लैट। तो आपका लंग्स जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, एंटेरियर पोस्टीरियर मतलब एंटेरियो पोस्टीरियर एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। योर रिब्स मूव्स आउट, तो आपका जो ये एरिया थोरैकिक एरिया है वो भी आपका कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा एरिया बढ़ने की वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई या कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, बाहर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेम जस्ट इन ऑपोजिट मैनर, आपका जो डायाफ्राम फ्लैट हो रखा था, डायाफ्राम डोम होगा, नीचे से धक्का खा रहा है, लंग्स छोटा हो रहे हैं, बाहर से रिब्स अंदर आ रहे हैं, बाहर से भी धक्का खा रहा है, लंग्स छोटा हो गया। अब इसमें भर भर के CO2 है, इन्वायरमेंट में CO2 कम है। अगर इतना ही छोटा सा एरिया कंसीडर करें इन्वायरमेंट में भी तो CO2 बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार रिपीट करके सुनोगे तो हो जाएगा। कोशिश करके देखो, बार बार सुनो लिखो तो हो जाएगा। क्या है, डायाफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स नीचे जाएगा, रिब्स बाहर आएगा, लंग्स बाहर आएगा, एरिया बढ़ गया। ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डायाफ्राम ऊपर आएगा, लंग्स ऊपर आएगा, रिब्स पीछे आएंगे, लंग्स पीछे आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से हम लोग सांस लेते हैं। अब रही वही बात हमारी इनर्ट गैसेस वाली कि हम सांस तो सब ले लेते हैं, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में आर्गन भी प्रेजेंट है, न्यूरॉन भी प्रेजेंट है और भी बहुत सारे जो गैसेस हैं छोटे छोटे कम कम मात्रा में वो भी प्रेजेंट है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सांस लिए तो हमारे नाक के अंदर कोई बैठा है दरबान की भाई आर्गन को हम नहीं रख सकते, नाइट्रोजन को हम नहीं रख सकते, भागो भागो, हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। एयर के साथ सारे के सारे गैसेस हमारे रेस्पिरेटर सिस्टम में एंटर करेंगे और वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि ऐसा है भाई हम लोग भर भर के यहाँ पे सल्फर तो पहुँच गए, बॉडी में सल्फर गैस है ही नहीं। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर जाओगे ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से 0 कॉन्सेंट्रेशन तो जाएंगे नहीं। चलो वापस चलते हैं। अगर वो यहीं पे ट्रैप हो गए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड सेल, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम कर देंगे। और अगर वो ट्रैप नहीं हुए तो इट विल मूव आउट फ्रॉम योर बॉडी, वो स्टिक भी कर जाता है, वो चिपक भी जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। Okay, so in the next video we will see how alveoli will exchange gases. Thank you everyone.